हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका आपके चैनल कोसी की आस में। तो जैसे कि आप लोग को पता है, हम लोग लाइब्रेरी साइंस का कंप्लीट थ्योरी कर रहे थे और साथ में हम लोग 4500 PYQ भी करेंगे। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हमारा क्लास नंबर 5 है और क्लास नंबर 5 में हम लोग नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया पढ़ने वाले हैं। ये आपका सिलेबस है बिहार लाइब्रेरियन का। ये देखो आपका यूनिट 1 जो कि हमने स्टार्ट किया हुआ है, ये आपका यूनिट 2, यूनिट 3 इसी टाइप से है। आपका काफ़ी अच्छा सिलेबस है। सिलेबस का PDF आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ID कोसी की आस 2024 में। तो हमारा ये हो चुका है, टाइप ऑफ लाइब्रेरी हो चुका है और आज हम लोग करने जा रहे हैं नेशनल लाइब्रेरी। तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का निर्माण कब किया गया था, यानी इसका इस्टेब्लिशमेंट कब किया गया था। तो आप याद रखेंगे कि जो आपका नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है, इसका निर्माण यानी इसको 28 सितंबर 1948 को क्या किया गया था, बनाया गया था। अगर आपसे कभी भी पूछे कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को कब बनाया गया था, तो आप बोलोगे 28 सितंबर 1948 को बनाया गया था। अगर आपसे कोई भी पूछे कि जो आपका नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है ये कहाँ पे है, तो आप बोल देना कि जो आपका नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है ये कोलकाता में है। कहाँ पे है? कोलकाता में है। और कोलकाता में जिस जगह पे है उसको हम लोग बेल्वेडेर हॉल के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे? बेल्वेडेर हॉल के नाम से जानते थे। लेकिन अभी इस हॉल का नाम चेंज कर दिया गया है और इसको हम लोग भाषा भवन के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में बोले तो लैंग्वेज हाउस के नाम से जानते हैं। और ये नाम कब बदला गया था? तो दोस्तों ये नाम बदला गया था 2011 में। जहाँ पे आपका नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है दोस्तों, ये पुराने टाइम में जब अंग्रेज हमारे देश में हुआ करते थे, उस टाइम ये जो आपका नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है ये क्या हुआ करता था, जो उस टाइम के तत्कालीन वॉइस रॉय हुआ करते थे उनका ये रेसिडेंशियल हाउस हुआ करता था। कब हुआ करता था? तो विंटर के टाइम पे हुआ करता था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो आपका राष्ट्रीय पुस्तकालय है, भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय, इसका निर्माण 28 सितंबर 1948 को किया गया था। कहाँ पे किया गया था? तो आपके कोलकाता में किया गया था। और कोलकाता में जिस जगह पे ये था उसका नाम था बेल्वेडेर हॉल। और बेल्वेडेर हॉल का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? भाषा भवन कर दिया गया है, यानी लैंग्वेज हाउस कर दिया गया है। और कब किया गया है? 2011 में कर दिया गया है। और ये जो जगह था पहले दोस्तों, ये किसका था? वॉइस रॉय का घर हुआ करता था, रेसिडेंशियल हाउस हुआ करता था। और कब हुआ करता था? तो ठंड के टाइम पे हुआ करता था। अब दोस्तों सवाल यही आता है कि जो आपका भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय है, जो आपका भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय है, आखिर इसको बनाने का हम लोगों को ज़रूरत क्यों पड़ा? तो दोस्तों याद रखिएगा, जो आपका भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय है इसका निर्माण इसलिए करवाया गया ताकि हम लोग क्या कर सके, जो भी हमारे इम्पॉर्टेंट बुक हैं या जो आपका मैन्युस्क्रिप्ट है या जो आपका स्टोरी टेलर पिक्चर वगैरह है, उनको हम लोग क्या कर सके, संग्रहित कर सके। जो भी मेरा दुर्लभ आइटम है जो ख़राब हो सकता है या जो भी नेशन के लिए इम्पोर्टेंस की चीज़ें हैं उनको हम लोगों को स्टोर करने के लिए, उन साहित्य को संग्रह करने के लिए हम लोगों ने क्या किया? भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय का निर्माण किया। तो वही हमने लिखा है, प्रिजर्वेशन ऑफ बुक, मैन्युस्क्रिप्ट एंड अदर इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट। हिंदी में बात करें तो जो आपका भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय है उसको बनाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो भी आपका भारतीय साहित्य है, चाहे आपका विदेशी साहित्य है, उसको हम लोग क्या कर सके, उसको हम लोग सही ढंग से रख पाए, वो खराब ना हो। अगर बात किया जाए जो आपका भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय है वो हमारे संविधान के धारा नंबर 62 और संघीय सूची नंबर 7 से ये आया है। जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन का रूल नंबर 62 और यूनियन लिस्ट का बात करें तो 7 शेड्यूल से आपका भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय का जिक्र है। भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो आपका भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय है वो आपका लाइब्रेरी का टाइप है या नहीं है, तो आप बोलोगे नहीं है। पूछा जाएगा क्यों नहीं है, तो आप बोलोगे इसलिए नहीं है क्योंकि जो आपका भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय है ये भारत के संविधान की धारा 62 और यूनियन लिस्ट जो आपका 7 है, जिसको हम लोग शेड्यूल में बात करें तो 7 शेड्यूल में आता है। इस वजह से जो आपका भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय है ये पुस्तकालय का एक प्रकार नहीं है। और इसका काम यही है, जो भी आपका भारतीय साहित्य
वगैरह उसको संग्रह करना, विदेशी साहित्य को संग्रह करना, उसको खरीदना और उसका क्या करना, उसका एक लिस्ट भी तैयार करना। इतना बात आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। दोस्तों अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि जो आपका नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है, जो आपका भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय है, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो आप यहाँ लिख लेना कि जो आपका भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय है ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है। किसके अंदर आता है दोस्तों, तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। अब मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर किसके अंदर आता है, तो ये भारत सरकार के अधीन आता है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन आता है। तो आपसे बहुत बार पूछेगा कि जो आपका भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय यानी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कौन से गवर्नमेंट के अंदर आता है, कौन से गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो आपका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है। अब मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर किसके अंदर आता है, तो भारत सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन आता है। इतना बात आपको समझ में आ गया। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि वर्तमान में जो आपका भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय है इसमें बुकों का संख्या कितना है, तो आप लोग याद रखना, अगर वर्तमान में बात किया जाए तो आप लोग तुरंत बोल देना कि इसके अंदर टोटल 26 लाख से ज़्यादा क्या है, 26 लाख से ज़्यादा इसके अंदर बुक है। कितना बुक है, 26 लाख से ज़्यादा इसके अंदर बुक है। दोस्तों जो आपका नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया था ये क्या था, बंद हुआ करता था। ये क्या होता, बंद हुआ करता था। तो इसको उस वक्त के तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, कौन, उस वक्त के तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने क्या किया, आम लोगों के लिए भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय को खोल दिया। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि जो आपका नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है, भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय है, उसको आम जन के लिए कब खोला गया, तो आप बता देना 1 फरवरी 1953 को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय को आम लोगों के लिए खोल दिया गया। और ये क्या बन गया, ये आपका पब्लिक लाइब्रेरी बन गया। ये क्या बन गया आपका दोस्तों, ये आपका पब्लिक लाइब्रेरी बन गया। अगर आपसे कोई भी पूछे कि जो आपका भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय है यानी इंडियन लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है, इसका फर्स्ट लाइब्रेरियन कौन था दोस्तों, तो आपका जवाब हो जाएगा BS केसवन। जो आपके BS केसवन सर थे ये आपके नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के फर्स्ट लाइब्रेरियन थे। क्या थे, फर्स्ट लाइब्रेरियन थे। ठीक है, इतना बात आपको क्लियर हो गया। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, चक्रवर्ती राजा गोपाल आचार्य जो थे ये आपके सेकंड लाइब्रेरियन बनते हैं। और इन्होंने क्या किया, जो आपका लाइब्रेरी था उसको ट्रांसफ़र कर दिया मेदक हॉल को से बेल्वाडेर हॉल में इन्होंने क्या किया, ट्रांसफ़र कर दिया। और कब कर दिया दोस्तों, इन्होंने कब कर दिया, 1951 में कर दिया। पहले जो आपका लाइब्रेरी था वो मेदक हॉल में चल रहा था। मेदक हॉल से इन्होंने क्या किया, चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य यानी सी आचार्य भी इनको कहते हैं, इन्होंने क्या किया, बेल्वाडेर हॉल में इसको शिफ्ट कर दिया। और कब कर दिया, 1951 में कर दिया। और इसी का नाम बदल के अभी क्या कर दिया गया है दोस्तों, भाषा भवन कर दिया गया है। और कब किया गया है दोस्तों, तो 2011 में किया गया है। कब किया गया है दोस्तों, तो 2011 में किया गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करें कि जो आपका नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है इसके अंदर जो क्लासिफिकेशन यूज होता है यानी जो आपका वर्गीकरण यूज होता है, ये कौन सा यूज होता है, तो आप बोल देना DDC का 22 एडिशन यूज होता है। जो आपका नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है यहाँ पे जो बुक का हम लोग क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, या हम लोग सूचीकरण करते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैटलॉगिंग करते हैं। ये कौन से मेथड से करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आपसे कभी भी पूछे तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया में जो हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं दोस्तों, ये हम लोग DDC के 22 एडिशन से करते हैं। कैटलॉगिंग का बात करें, कैटलॉगिंग का अगर हम लोग बात करें तो कैटलॉगिंग हम लोग AACR2 और मार्क 21 से करते हैं। किससे करते हैं, AACR2 और मार्क 21 से हम लोग करते हैं। ये बात आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग वर्गीकरण कैसे करते हैं और हम लोग कैटलॉगिंग कैसे करते हैं। बात करें कि जो आपका भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय है उसमें जो आपका सब्जेक्ट हेडिंग होता है वो हम लोग किस मेथड से देते हैं, तो जो आपका भारतीय पुस्तकालय है उसमें जो हम लोग विषय शीर्षक यानी लाइब्रेरी का जो हेडिंग डालते हैं, सब्जेक्ट हेडिंग जो हम लोग देते हैं वो हम लोग कौन से मेथड से देते हैं, LCSH मेथड से देते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग। ठीक है,
है। तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि जो आपका भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय यानी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है, उसमें जो विषय शीर्षक का कार्य है वो हम लोग कैसे देते हैं, तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग से देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ जो आपका राष्ट्रीय पुस्तकालय है उसमें कैटलॉगिंग जो यूज होता है वो कौन सा होता है, तो आप बोलोगे AACR2 प्लस मार्क 21 का यूज़ करते हैं, जिसमें आपका कोलोन क्लासिफिकेशन जो होता है वो बस नाम रूप से हेल्प करने के तौर पर होता है। अगर हम क्लासिफिकेशन का बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय में DDC का 22 एडिशन यूज होता है। ठीक है, अगर आप यहीं से बात कीजिएगा कि जो आपका लाइब्रेरी है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, इसकी जो प्रथम महिला लाइब्रेरियन है वो कौन है, तो आप बोलोगे कल्पना दास गुप्ता हैं। कौन है, कल्पना दास गुप्ता जी जो हैं वो यहाँ की प्रथम महिला पुस्तकालय अध्यक्ष हैं। इतना बात आपको समझ में आ गया। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष कौन है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे BS केशवन सर है। कौन है, BS केशवन सर है। इस बात को याद हो गया। अब अगर आपसे कभी भी एग्जामिनर पूछे कि बताओ जो आपका लास्ट लाइब्रेरियन है किसका, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का, तो आप कौन बोल दीजिएगा, HP गौतम है। कौन है, HP गौतम है। और ये लास्ट लाइब्रेरियन है, कब तक रहे, 2012 तक रहे। क्योंकि दोस्तों जो आपका राष्ट्रीय पुस्तकालय है उसमें लाइब्रेरियन का पोस्ट को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और कब कर दिया गया, तो 2011 में कर दिया गया। तो जो आपका नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है उसमें जो लास्ट लाइब्रेरियन थे वो कौन थे, HP गौतम थे। कब तक थे, 2012 तक थे। लेकिन इस पोस्ट को कब समाप्त कर दिया गया, तो इस पोस्ट को 2011 में समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो इस बात को याद रखना, 2011 में समाप्त कर दिया गया और ये 2012 में कार्य मुक्त हो गए। क्या हो गए, कार्य मुक्त हो गए। तो ये बात याद रखिएगा। बोला गया, ऐसे नोटिस निकाल दिया गया था कि अब जो है कोई भी लाइब्रेरियन का पद नहीं रहेगा, लेकिन एक टाइम दिया जाता है। तो वो टाइम जब दिया गया तब तक 2012 हो चुका था और 2012 के बाद वहाँ पे कोई भी लाइब्रेरियन नहीं बना, क्योंकि जो लाइब्रेरियन का पोस्ट था दोस्तों इसको चेंज कर दिया गया। किसमें, इसको चेंज कर दिया गया जनरल डायरेक्टर में। किसमें चेंज कर दिया गया, जनरल डायरेक्टर में। क्लियर हो गया ये बात, आप बोलोगे हाँ सर क्लियर हो गया। उसके बाद जो आपके SP गौतम सर हैं यही वहाँ के पहले डायरेक्टर बन गए। कब से, 2012 से लेके 2016 तक। 2012 से लेके 2016 तक जो आपका नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है उसके कौन थे डायरेक्टर, तो आपके HP गौतम सर थे। कौन थे आपके डायरेक्टर, तो HP गौतम सर ही वहाँ के डायरेक्टर थे। और अगर आपसे कभी भी पूछे कि जो आपके करेंट डायरेक्टर कौन है, तो वो कौन है, आपके चंदन सिन्हा। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के जो करेंट डायरेक्टर हैं वो कौन है आपके, तो वो हैं आपके चंदन सिन्हा। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के जो करेंट डायरेक्टर हैं वो कौन है दोस्तों, तो वो है आपके चंदन सिन्हा। और 2017 का अगर आपसे कभी भी पूछे तो आप बोल देना अजय प्रताप सिंह। अजय प्रताप सिंह सर जो थे वो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया 2017 के डायरेक्टर थे और अभी वर्तमान में कौन है, तो चंदन सिन्हा जी हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। जो आपका राष्ट्रीय पुस्तकालय यानी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है ये वर्ष में कितने दिन खुला रहता है, कितने दिन बंद रहता है, तो याद रखिएगा कि जो आपका नेशनल लाइब्रेरी है ये वर्ष में यानी साल भर के अंदर 362 दिन खुला रहता है। टोटल एक साल में कितना दिन होता है, 65 दिन होता है, जिसमें जो आपका नेशनल लाइब्रेरी है 362 दिन क्या रहता है, ओपन रहता है। एक आपका 15 अगस्त को बंद होता है, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर को ये बंद रहता है। 26 जनवरी को आपका क्या रहता है, स्वतंत्रता दिवस, रिपब्लिक डे। 15 अगस्त को आपका इंडिपेंडेंस डे और 2 अक्टूबर को आपका गांधी जयंती। यानी केवल और केवल 3 दिन आपका नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया बंद रहता है, 26 जनवरी, 15 अगस्त और आपका 2 अक्टूबर। इतना बात आपको समझ में आ गया, आप बोलोगे हाँ सर। और जो आपका नेशनल लाइब्रेरी है ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है। कोई दिक्कत, आप बोलोगे नो सर कोई भी दिक्कत हमको नहीं है। दोस्तों याद रखिएगा जो आपका नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है ये क्या है, एक पब्लिक लाइब्रेरी है। ये क्या है आपका, ये आपका एक पब्लिक लाइब्रेरी है। और ये पब्लिक लाइब्रेरी कैसे बना, तो आप सारे लोग जानते हो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इसको पब्लिक के लिए खोल दिया, इसी वजह से
आपका पब्लिक लाइब्रेरी बन गया। इसके अंदर टोटल 26 लाख से भी ज़्यादा बुक है। जो आपका नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है दोस्तों, नियमतः यह कहा गया है कि जो आपका नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है ये क्या है, डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट के तहत कवर है। डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट के तहत ये था कि कोई भी राइटर अगर कोई भी बुक को पब्लिश करता है तो उसको क्या करना होगा, उसको हार्ड कॉपी सबमिट करना होगा। भारत के जो भी 4 नेशनल लाइब्रेरी है वहाँ पे क्या करना होगा, सबमिट करना होगा। अगर हमको बात करें कि भारत में वो 4 लाइब्रेरी कौन कौन है, तो एक तो है आपका नेशनल लाइब्रेरी जो कि कलकत्ता में है, फिर आपका एस्केटिक लाइब्रेरी, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी और कॉनबेरा पब्लिक लाइब्रेरी। ये 4 लाइब्रेरी हैं जो कि आपके नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया बोला जाता है। यानी नेशन के लिए जो भी आपका बुक होगा, जो भी आपका डिपोजिटरी लाइब्रेरी होगा, वो ये 4 लाइब्रेरी हैं। इसके अंदर कोई भी लेखक, कोई भी राइटर, कोई भी पब्लिशर है, उसको अगर वो कोई भी बुक पब्लिश करता है तो बुक पब्लिश करने के 30 दिन के भीतर इन सारे लाइब्रेरी में क्या करना होगा, एक एक हार्ड कॉपी भिजवाना होगा। एक एक हार्ड कॉपी क्या करना होगा, भिजवाना होगा। ये इसलिए किया गया था ताकि जो भी आपका नेशनल लाइब्रेरी हो उसके अंदर कोई भी बुक का कमी ना हो। हमारे देश में एक नेशनल लाइब्रेरी है, बाकी जितने भी लाइब्रेरी हैं वो नेशनल लाइब्रेरी के बराबर हैं, लेकिन वो नेशनल लाइब्रेरी नहीं है। किसी भी देश में जो नेशनल लाइब्रेरी होता है वो एक होता है, बाकी सब उसके टाइप के होते हैं या उसके बराबर होते हैं, लेकिन वो नेशनल लाइब्रेरी नहीं हो सकते। वो नेशनल इम्पोर्टेंस ज़रूर हो सकता है, लेकिन वो नेशनल लाइब्रेरी नहीं हो सकता है। ठीक है, ये बात आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो भारत में जहाँ पे 4 किताब भेजना है डिलीवरी बुक एक्ट के तहत, वो कौन कौन सा था, वो था आपका नेशनल लाइब्रेरी, एस्केटिक लाइब्रेरी, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी और आपका कॉनबेरा पब्लिक लाइब्रेरी। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया। अब बात आता है कि जो आपका डिलीवरी बुक एक्ट था ये आया कैसे, ये आया कैसे। तो डिलीवरी बुक एक्ट आया ऐसे कि भारत में 1926 के टाइम एक कमेटी था, रीचे कमेटी। रीचे कमेटी ने ही ये बात बोला था कि भारत में डिपोजिटरी लाइब्रेरी होना चाहिए, जिसके तहत जो आपका 2 कॉपी है वो प्रत्येक लाइब्रेरी को क्या करना चाहिए, जो भी आपका नेशनल लाइब्रेरी है उसको भेजना चाहिए। उसमें संख्या नहीं बताया गया था कि नेशनल लाइब्रेरी कितना होगा, लेकिन समय के साथ क्या हो गया, जो आपका रीचे कमेटी था इसका जो ड्राफ्ट था वो ड्राफ्ट ही बन के रह गया, लेकिन ये लागू नहीं हुआ। बाद में आपको इसे लागू किया गया। कब लागू किया गया, तो 1954 में, और इसी एक्ट का नाम दे दिया गया डिलीवरी बुक एक्ट। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा। अब सवाल आता है कि जो आपका नेशनल लाइब्रेरी है, नेशनल लाइब्रेरी वो क्या कोई बुक भी निकालती है, क्या वो कोई ब्लॉग भी निकालती है। तो नेशनल लाइब्रेरी रिव्यू ब्लॉग जो है वो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के तहत क्या किया जाता है, हमेशा पब्लिश किया जाता है। नेशनल लाइब्रेरी रिव्यू ब्लॉग जो है वो आपका नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के तहत क्या किया जाता है, आपका पब्लिश किया जाता है। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि नेशनल लाइब्रेरी रिव्यू ब्लॉग किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, तो आप तुरंत बोल देना कि ये पब्लिश किया जाता है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, जो आपका नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है यही आपका INB को भी प्रकाशित करती है, यानी इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी जो है ये आपका कौन प्रकाशित करती है, तो ये आपका भारतीय पुस्तकालय इसको प्रकाशित करती है। यानी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जो है वो आपका 2 चीज़ का प्रकाशन करती है, एक आपका INB और एक आपका CRL। देखिए, INB का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी और CRL का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी। क्या होता है आपका, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी। जो आपका सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी है दोस्तों, ये भी किसका प्रकाशित है, तो ये भी आपका नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का ही प्रकाशित किया जाता है। जो आपका सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी है ये क्या है, तो ये आपके भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय का एक भाग है। ये क्या है, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी क्या है, तो ये आपका जो भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय है उसका एक भाग है। इसका निर्माण भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष BS केसवन ने किया था। अगर आपसे पूछा जाए कि जो आपका सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी है इसको डेवलपमेंट किसने करवाया था, तो आप बोल देना सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी का जो है डेवलपमेंट यानी उसके अध्यक्ष कौन रहे थे, इसका निर्माण कौन करवाए थे, तो BS केसवन करवाए थे। कब करवाए थे, तो 1955 में करवाए थे। कब किए थे, 1955 में किए थे। और ये क्या था, प्रथम पुस्तकालय। इसके जो प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष थे वो भी कौन थे, तो BS केसवन ही थे। और ये आपका नेशनल लाइब्रेरी का क्या है, एक
पार्ट है, CRL। कौन है? CRL। और नेशनल लाइब्रेरी रिव्यू ब्लॉग को कौन पब्लिश किया था? इसको नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया ने पब्लिश किया था। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का इतिहास क्या रहा है। यानी आपने कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी सुना होगा और आपने इंपेरिकल लाइब्रेरी भी सुना होगा। तो हम जानते हैं कि कैसे कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी इंपेरिकल लाइब्रेरी से मर्ज होकर नेशनल लाइब्रेरी बना, यानी भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय का निर्माण हुआ। तो आइए हम लोग इस बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, ये वर्ष है 21 मार्च 1836 का। ये वर्ष है 21 मार्च 1836 का। उस वक्त हमारा क्या हुआ करता था? उस वक्त हमारा कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। अगर आपसे कभी भी एग्जामिनर पूछे कि कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, तो आप बोलिएगा कि कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? तो 21 मार्च 1836 को हुआ। और 21 मार्च 1836 को कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को स्थापना करवाने वाले जो व्यक्ति थे वो एक विदेश के व्यक्ति थे, जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था JS स्टॉलकर। क्या नाम था? JS स्टॉलकर। तो याद रखिएगा, JS स्टॉलकर सर ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी का क्या किया था? स्थापना किया था। दोस्तों याद रखिएगा, जब आपका कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी स्थापित हुआ था तो उस वक्त कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के पास खुद का बिल्डिंग भी नहीं था। खुद का बिल्डिंग भी नहीं था। और जो आपका कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी है दोस्तों, ये किस बिल्डिंग में चल रहा था? तो ये प्राइवेट बिल्डिंग में चल रहा था, यानी निजी निवास में चल रहा था। और वो निजी निवास किसका था दोस्तों? तो वो था आपका द्वारका नाथ टैगोर का। वो किसका था दोस्तों? द्वारका नाथ टैगोर का वो निजी निवास था। किसका? द्वारका नाथ टैगोर का। तो आप ये बात समझ गए कि जो आपका कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी है, इसका स्थापना 21 मार्च 1836 को हुआ था। और स्थापना करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था JS स्टॉलकर। और जो आपका कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी था, ये जहाँ पे चल रहा था, वो द्वारका नाथ टैगोर का क्या था? आपका निजी आवास था। क्या था आपका दोस्तों? निजी आवास था। इसी निजी आवास की वजह से क्या होता है, जो आपके द्वारका नाथ टैगोर हैं, उन्होंने क्या किया? 21 मार्च 1836 को 21 मार्च 1836 को जो आपका कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी है, इसको इन्होंने क्या कर दिया? ओपन फॉर पब्लिक कर दिया। जो वहाँ के जनता थे उनके लिए खोल दिया। तो आपसे पूछा जाएगा कि कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को जनता के लिए कब खोला गया था? तो आप बोलोगे 21 फरवरी 1836 को खोला था। किसने खोला था? तो आप तुरंत जवाब दे दोगे, द्वारका नाथ टैगोर ने खोला था। क्यों? क्योंकि द्वारका नाथ टैगोर के निजी आवास पे ही आपका भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय चल रहा था। जब आपका कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी चल रहा था। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी जब चल रहा था, जब ये स्टार्टिंग के फेज में था दोस्तों, तो उस वक्त कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के पास बस 4675 बुक था। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के जो आपके निर्माण करता थे उनका नाम था JS स्टॉलकर। JS स्टॉलकर। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। अब याद रखिए, जो आपके JS स्टॉलकर सर थे, ये चाहते थे कि भारत में एक पब्लिक लाइब्रेरी हो। भारत में क्या हो? एक पब्लिक लाइब्रेरी हो। और वो कहाँ पे हो? कोलकाता में हो। तो इन्होंने क्या किया दोस्तों? इन्होंने एक कमेटी बनाया। इन्होंने क्या बनाया? एक कमेटी बनाया। आप स्टोरी के टाइम से सुनते जाइए, आपको हर एक चीज़ पता चल जाएगा कि आखिर नेशनल लाइब्रेरी बना कैसे। तो JS स्टॉलकर सर ने कमेटी बनाया। उस कमेटी में टोटल 24 लोग थे। उस कमेटी में कितने लोग थे? तो उस कमेटी में टोटल 24 लोग थे, जिसमें आपके टोटल 22 लोग जो थे वो विदेश के थे और 2 इंडियन थे। कौन कौन थे? 2 इंडियन थे। और वो 2 इंडियन कौन थे? तो एक थे आपके द्वारका नाथ टैगोर और एक थे आपके प्यारे चंद मिश्रा। जो आपका कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी था, इसको इन्होंने क्या चाहा? JS स्टॉलकर सर ने कि हम इसको पब्लिक लाइब्रेरी बना देंगे, कलकत्ता में एक पब्लिक लाइब्रेरी का निर्माण हो। इसके लिए इन्होंने क्या किया? 24 कमेटी का एक टीम बनाया, जिसमें आपके 22 लोग जो थे वो ब्रिटेन के थे, यानी विदेशी थे, और 2 लोग भारतीय थे। वो 2 लोग जो भारतीय थे, उसमें एक का नाम था आपका द्वारका नाथ टैगोर और एक का नाम था आपका प्यारे चंद मिश्रा। एक का क्या नाम था? प्यारे चंद मिश्रा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा। ये बात आपको समझ में आ गया होगा।
ठीक है। देखिए अब क्या बात होता है कि जो आपके जेएस स्टॉलकर होते हैं, कौन होते हैं? जेएस स्टॉलकर। ये कहाँ जाते हैं? तो ये आपको ब्रिटिश बंगाल गवर्नमेंट के पास जाते हैं। क्यों जाते हैं दोस्तों? क्योंकि जो ब्रिटिश बंगाल गवर्नमेंट है उस वक्त भारत में अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। इस वजह से जो आपके जेएस स्टॉलकर थे, जो समिति सदस्य के क्या थे, जो समिति सदस्य के हेड भी थे, उसके वो जाते हैं। और कहाँ जाते हैं? तो ब्रिटिश बंगाल गवर्नमेंट के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हमें बंगाल में क्या बनाना है, हमें बंगाल में एक पब्लिक लाइब्रेरी बनाना है, इसके लिए आप हमें परमिशन दीजिए। तो बंगाल गवर्नमेंट कुछ टाइम लेती है, फिर उसके बाद बंगाल गवर्नमेंट क्या करती है, 1840 में यानी 1814 में क्या कर देती है, लैंड को अलॉट कर देती है, यानी ज़मीन आवंटित कर देती है, ताकि कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी का क्या हो, भवन निर्माण का कार्य हो सके। 1840 में जब ज़मीन अलॉट हो जाता है तो 1844 में क्या होता है दोस्तों, जो आपका भवन का निर्माण कार्य होता है वो पूरा हो जाता है। 1840 में आपका कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो जाता है। एक बात याद रखिएगा, जब आपका भवन का निर्माण हो रहा था तो उस वक्त एक पत्रकार थे जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था मेडकॉफ। क्या नाम था? जिनका नाम था जॉन मेडकॉफ। क्या नाम था? जॉन मेडकॉफ। जॉन मेडकॉफ एक पत्रकार थे जिन्होंने कलकत्ता में पब्लिक लाइब्रेरी के लिए बहुत सारा काम किया, लोगों से फंडिंग मांगा, लोगों का सपोर्ट मांगा, सारा काम इन्होंने बहुत ही बखूबी ढंग से किया। इसी वजह से जब आपका कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी का बिल्डिंग तैयार हो गया, जब कलकत्ता में लाइब्रेरी पुस्तकालय का बिल्डिंग तैयार हो गया, तो उस बिल्डिंग का हमने क्या नाम दे दिया, उस बिल्डिंग का हमने नाम दे दिया जॉन मेडकॉफ हॉल। क्या नाम दे दिया? जॉन मेडकॉफ हॉल दे दिया। क्यों दे दिया दोस्तों? इस वजह से क्योंकि जो आपके जॉन मेडकॉफ हॉल थे, जॉन मेडकॉफ थे, इन्होंने ही आपका कलकत्ता में पब्लिक लाइब्रेरी के इस्टेब्लिशमेंट सर्वाधिक रोल प्ले किया था। तो इसीलिए बोला जाता है कि 1840 में बंगाल गवर्नमेंट ने ज़मीन दिया, 1840 में काम स्टार्ट हुआ, 1844 में जाके काम स्टार्ट आपका काम कंप्लीट हो गया। और उसके बाद पता चला कि जो वहाँ के एक रिपोर्टर थे जिनका नाम था जॉन मेडकॉफ, इन्होंने लाइब्रेरी के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारा काम किया था। इस वजह से हमने जो आपका लाइब्रेरी बना उसका नाम क्या दे दिया, जॉन मेडकॉफ हॉल दे दिया। क्या दे दिया? जॉन मेडकॉफ हॉल दे दिया। आई होप आपको इतना बात समझ में आ गया होगा। फिर अब याद रखिएगा कि 1857 में क्या होता है, मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। मूवमेंट स्टार्ट कहाँ पे हो जाता है? तो आपके यूरोपियन कंट्री में मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, जिस वजह से जो आपका यूरोपियन कंट्री होता है वो क्या करता है, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को जो ये लोग सपोर्ट दे रहे थे उसको बंद कर देता है। 1857 में यूरोपियन कंट्री में क्या होता है, वार जैसा सिचुएशन हो जाता है, जिसके वजह से वो जो भारत के पब्लिक लाइब्रेरी को सपोर्ट दे रहे थे, पैसा दे रहे थे, वो इसको क्या कर देता है, बंद कर देता है। बंद करने की वजह से क्या होता है, 1859 में जो आपका कलकत्ता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन था, उन्होंने क्या किया, जो आपका कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी है उसको अपने पार्ट में ले लिया। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और 1862 में जो आपका कलकत्ता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, उन्होंने क्या किया, 2 रुपये कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी में 2 रुपये का वार्षिक शुल्क लगा दिया, जो लोग भी वहाँ पे बुक पढ़ने के लिए आ रहे थे, जो लोग भी सब्सक्रिप्शन ले रहे थे। तो याद हो गया कि 1857 में जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ वो मूवमेंट कब तक गया, 1858 तक गया। 1858 में जो भी यूरोपियन कंट्री वगैरह था वो क्या चाह रहे थे, तो जो भी आपके यूरोपियन कंट्री वगैरह चाह रहे थे कि जो भी भारत को जो पब्लिक सपोर्ट मिल रहा है, पब्लिक लाइब्रेरी के सपोर्ट मिल रहा है, वो बंद हो जाए। और ऐसा ही हुआ, 1858 में यूरोपियन कंट्री ने इसे बंद कर दिया। फिर जाके 1859 में कलकत्ता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने जो आपका लाइब्रेरी था, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, उसको अपने पार्ट में लिया। और उन्होंने क्या किया, 2 रुपये प्रीमियम शुल्क लगाया, जिससे लाइब्रेरी को काफ़ी फ़ायदा होने लगा। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, 1891 का ये टाइम था। उस वक्त भारत के वाइस रॉ कौन आते हैं, लॉर्ड कर्जन आते हैं। कौन आते हैं, लॉर्ड कर्जन आते हैं। और इन्होंने क्या किया दोस्तों, जो आपके लॉर्ड कर्जन थे ये कब आते हैं भारत, 1891 में आते हैं। और इन्होंने क्या किया दोस्तों, एक एक्ट लाया, जिस एक्ट को हम
लोग 1902 एक्ट बोलते हैं। जिस एक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, 1902 एक्ट बोलते हैं। और इन्होंने क्या किया, जो आपके कलकत्ता में 2 लाइब्रेरी चल रहा था, जो आपका कलकत्ता में 2 लाइब्रेरी चल रहा था, एक तो आपका कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी और एक इम्पेरिकल लाइब्रेरी, इसको इन्होंने क्या किया, मर्ज कर दिया 1902 में। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी और इम्पेरियल लाइब्रेरी को मर्ज करने वाले जो वाइस रॉय थे उनका क्या नाम था, तो उनका नाम था लॉर्ड कर्जन। क्या नाम था दोस्तों, उनका नाम था लॉर्ड कर्जन। और लॉर्ड कर्जन ने ही क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब याद रखने वाली ये बात है कि अभी जो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी में जो चल रहा है, तो ना तो उसको हम बेरवाडर हॉल बोलते हैं, ना तो किसी और नाम से जानते हैं, उसको अभी हम लोग मेटकेफ हॉल के नाम से जानते हैं, या हम लोग भाषा भवन के नाम से भी जानते हैं। फिर दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपका इम्पेरिकल लाइब्रेरी है, इसको जनता के लिए कब खोला जाता है, तो इम्पेरिकल लाइब्रेरी को जनता के लिए 30 जनवरी 1903 को खोल दिया जाता है। किसके द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। किसके द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और उसके बाद पता है कि अब जो आपका कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी है, वो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी नहीं रहा, वो आपका इम्पेरिकल लाइब्रेरी बन चुका है। मैंने आपको इतना देर से ये स्टोरी समझाया कि इम्पेरिकल लाइब्रेरी कैसे बना। उसके बाद क्या होता है, जब आपका इम्पेरिकल लाइब्रेरी बन जाता है, तो वहाँ के फर्स्ट लाइब्रेरियन किसको बनाया जाता है, तो जॉन मैकफार्लेन को बनाया जाता है। जॉन मैकफार्लेन को बनाया जाता है। और 30 जनवरी 1903 को जॉन मैकफार्लेन जो है इम्पेरिकल लाइब्रेरी के क्या बन जाते हैं, पुस्तकालय अध्यक्ष बन जाते हैं। और जब मैं बात करूं कि जॉन मैकफार्लेन का पुस्तकालय का अध्यक्ष का टाइम पीरियड क्या था, तो आप बोल देना 1903 से लेके 1907 तक ये आपके इम्पेरिकल लाइब्रेरी के क्या थे, लाइब्रेरियन थे। उसके बाद फिर एक और लाइब्रेरियन आते हैं जिनका नाम होता है हरिनाथ डे। जिनका क्या नाम होता है, हरिनाथ डे। जिनका नाम क्या होता है, हरिनाथ डे। और ये कब 1907 से लेके 1911 तक आपके इम्पेरिकल लाइब्रेरी के क्या होते हैं, लाइब्रेरियन होते हैं। क्या होते हैं, आपके लाइब्रेरियन होते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा कि 1907 से लेके 1911 तक कौन होता है आपके, तो ये आपके हरिनाथ डे होते हैं। कौन होते हैं आपके, हरिनाथ डे होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ इम्पेरिकल लाइब्रेरी के तीसरे डायरेक्टर कौन है, तीसरे चेयरपर्सन कौन है, तो आप क्या बोल दोगे, आप बोल दोगे J.A. चॉपमैन। कौन, J.A. चॉपमैन। और ये कब रहते हैं, 1911 से लेके 1930 तक ये आपको रहते हैं। आई होप इतना बात आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि इम्पेरिकल लाइब्रेरी के जो आपके फर्स्ट लाइब्रेरियन थे वो कौन थे, तो जॉन मैकफार्लेन थे। और ये जो जॉन मैकफार्लेन थे, ये आपके यूके से आए हुए थे, यानी ब्रिटेन के रहने वाले थे। और वहीं पे ये क्या थे, ब्रिटेन म्यूज़ियम के आपके लाइब्रेरियन थे। तो जो आपके जॉन मैकफार्लेन थे वो कहाँ पे काम कर रहे थे, तो यूके ब्रिटेन में काम कर रहे थे। यूके ब्रिटेन में कहाँ पे कर रहे थे, तो जो आपका ब्रिटेन का जो म्यूज़ियम है वहाँ पर आपके जॉन मैकफार्लेन जो थे वो काम कर रहे थे। अब सवाल आता है कि जो आपका कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी है, इसको कब खोला गया था, तो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को 21 मार्च 1836 को खोला गया था। इम्पेरिकल पब्लिक लाइब्रेरी को 30 जनवरी 1903 को खोला गया था। और नेशनल पब्लिक लाइब्रेरी को 1 फरवरी 1953 को क्या कर दिया गया था, खोल दिया गया था। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं जॉन मैकफार्लेन के बारे में। किसके बारे में, जॉन मैकफार्लेन के बारे में। दोस्तों याद रखिए, जो आपके जॉन मैकफार्लेन थे ये 1903 से लेके 1907 तक आपके इम्पेरिकल लाइब्रेरी के क्या रहे थे, लाइब्रेरियन रहे थे। ठीक है, जो आपके हरिनाथ डे थे ये आपके 1907 से लेके 1911 तक क्या थे, लाइब्रेरियन थे। कहाँ के, तो आपके इम्पेरिकल लाइब्रेरी का। ठीक है, उसके बाद आप बात करते हैं J.S. चॉपमैन का। किसका, J.S. चॉपमैन का। और ये कब लाइब्रेरियन थे, तो 1911 से लेके 1930 तक। उसके बाद आपके K.M. असदुल्ला खान आते हैं, जो आपके क्या थे, पुस्तकालय अध्यक्ष, जो आपके K.M. असदुल्ला खान बहादुर के टैग से इनको संबोधित किया था। K.M. असदुल्ला खान को खलीफा मोहम्मद असदुल्ला खान। और ये भी क्या थे, ये भी आपके लाइब्रेरियन थे। कब थे, 1930 से लेके 1937 तक। कहाँ के, इम्पेरिकल लाइब्रेरी के। कहाँ के, इम्पेरिकल लाइब्रेरी के। तो ये बात याद रखिएगा। जो आपका K.M. असदुल्ला खान है, इनका फुल फॉर्म होता है खलीफा मोहम्मद असदुल्ला खान। क्या होता है, खलीफा मोहम्मद असदुल्ला खान। और ये इम्पेरिकल लाइब्रेरी के क्या थे, लाइब्रेरियन थे 1930 से लेके 1947 तक। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो आपका
एम्पेरिकल लाइब्रेरी होता है वही वहाँ पे क्या करती है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन बनाती है। और इसका घोषणा इन्होंने कब किया, 1933 में किया, और यहाँ के फर्स्ट सचिव भी बने। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट 1935 ही हैज़ गिवन ऑनर ऑफ खान बहादुर खान। जो आपके KM असदुल्ला खान थे, इन्होंने ही क्या किया, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का भी निर्माण करवाया। कब करवाया, 1933 में करवाया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1935 में जो आपके खान बहादुर असदुल्ला खान, खलीफा मोहम्मद असदुल्ला खान है, इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, खान बहादुर का टाइटल दिया। क्या दिया, खान बहादुर का इन्होंने टाइटल दिया। ये बात आपको याद रखे रहेगा। फिर 1935 में इंडियन लाइब्रेरी एम्प्लॉय ट्रेनिंग ऑन द बेसिस 6 मंथ प्रो, और फिर यहीं पे क्या हुआ, एम्पेरिकल लाइब्रेरी में ही 1935 में इंडियन लाइब्रेरी जो पुस्तकालय अध्यक्ष वगैरह थे, उनका ट्रेनिंग का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम कितने दिन तक चला, तो 6 महीने तक चला। ठीक है, अगर हम बात करें कि अब तब से लेके अभी तक कितना हो चुका है, तो ये प्रोग्राम 1935 से 1945 तक हुआ था। एक ईयर में 2 प्रोग्राम हो रहा था, यानी 10 साल में 1935 से लेके 1945 तक, 1935 से लेके 1945 तक, अभी तक जो आपका एम्पेरिकल लाइब्रेरी है, ये 20 प्रोग्राम को क्या कर चुकी है, ऑर्गेनाइज करवा चुकी है। अब बात करते हैं कि जब इंडिया पाक का डिवीज़न हो रहा था, तो जो आपके खलीफा मोहम्मद असदुल्ला खान थे, इनको क्या करना पड़ा, इनको भारत छोड़कर पाकिस्तान जाना पड़ा। कब जाना पड़ा, 1947 में। ठीक है, जो आपके खलीफा मोहम्मद असदुल्ला खान, जिनको आप खान बहादुर के नाम से जानते हैं, इनको भारत छोड़ के जाना पड़ा। कब जाना पड़ा, 1947 में जाना पड़ा, जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्टें बढ़ गई थी। जो अब क्या होता है, कुछ टाइम आता है, अब भारत आपका आज़ाद हो जाता है 1947 को, और क्या करती है, जो वहाँ की गवर्नमेंट रहती है, तत्कालीन गवर्नमेंट, वो क्या लाती है, लाइब्रेरी चेंज करने वाला नेम लाती है। और उन्होंने क्या किया, जो आपका एम्पेरिकल लाइब्रेरी था, उसको नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, यानी भारतीय पुस्तकालय बना दिया गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि भारतीय पुस्तकालय कैसे बना, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कैसे बना। और उसके बाद 1948 में BS केशवन को फर्स्ट लाइब्रेरियन बना दिया गया। क्या बना दिया गया, फर्स्ट लाइब्रेरियन बना दिया गया। और जो आपके C राजगोपालाचार्य जी थे, इनको इन्होंने क्या किया, इनको इन्होंने सेकंड लाइब्रेरियन बनाया। और कब बनाया, 1951 में। तो पहला कौन हो गया, BS केशवन, और 1951 में कौन हो गया, C राजगोपालाचार्य जी। BS केशवन का जो टर्म पीरियड है वो 1947 से लेके 1963 तक था, और साथ में 1970 से लेके 1973 तक था। जो आपके BS केशवन सर हैं, ये डायरेक्टर भी रह चुके हैं। ठीक है, इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है। कब मिला है, 1960 में। कब मिला है, 1960 में। और इन्होंने ही क्या बनाया था, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी बनाया था, जिसका प्रकाशन हर साल आता है। जिसका प्रकाशन क्या आता है, हर साल आता है। और आज का लास्ट टॉपिक, जो आपका नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है, इसका वेबसाइट कब बनाया गया था, तो 22 जनवरी 2002 को बनाया था। और वेबसाइट को बनाने वाले जो व्यक्ति थे, उसका नाम था वीरेन जय शाह। क्या नाम था, वीरेन जय शाह। तो इसी के साथ आपका नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया खत्म हुआ। कल हम लोग पढ़ेंगे नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ID कोसी की आज 2024 पे जुड़ सकते हो। और अगर आपको क्लास पसंद आए तो क्लास के नीचे एक प्यारा सा कमेंट भी लिख सकते हो। हम अपने पूरे सिलेबस को 45 दिन के अंदर ईजिली कवर कर लेंगे।